रहीम। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बैंक रिकन्सिलेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। अच्छा जी, बैंक रिकन्सिलेशन बेसिकली है क्या? सबसे पहले तो ये समझते हैं ताकि इसको जब सॉल्व करें तो आसानी से आ जाए। जिस तरह हम बेसिकली अपनी रिकॉर्डिंग को मैच करते हैं बैंक के रिकॉर्डिंग से, क्योंकि हम जो भी चेक वगैरह बैंक में जमा करवाते हैं तो हम अपने पास भी एक लेजर चला रहे होते हैं अपना, तो इस लेजर को जो हम बैंक से मैच कर रहे होते हैं इसको बैंक रिकन्सिलेशन कहते हैं। इसकी एक आसान एग्जांपल, लेट सपोज़ एक कस्टमर और सप्लायर है। कस्टमर सप्लायर को कहता है, सप्लायर कस्टमर को कहता है कि मुझे आपसे मैं आपसे लाख रुपए मांगता हूँ, और कस्टमर का रिकॉर्ड आ रहा है 80,000 का। अब दोनों के दरमियान इख्तिलाफ़ात हो गए, 20,000 का डिफरेंस आ गया। अब ये कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए दोनों टेबल टॉक करेंगे और बैठेंगे। तो सप्लायर कस्टमर को कहेगा कि भाई देखो कि मेरे मुताबिक लाख रुपए आने चाहिए। कस्टमर कहेगा नहीं, मुझे तो 80,000 देने। तो सप्लायर कहेगा कि एक काम करो कि आपने जितनी पेमेंटें मुझे की है ना वो ला के रिकॉर्ड दे दो, और मैं आपको जितने मैंने बिल किए हैं, क्योंकि मैं आपको बिल कर रहा हूँ, आप मुझे पेमेंट कर रहे हो, मैं आपको वो दिखाता हूँ। मान लें कि बिल और सिर्फ पेमेंट ही है यहाँ पर। तो उसने अपने बिल दिखाया, उसने अपने आपको पेमेंट दिखाई। अब दोनों की मैचिंग की, पता चला कि भाई एक जो पेमेंट है वो सप्लायर के पास रिकॉर्ड नहीं है 20,000 की। अब वो जब रिकॉर्ड कर लेगा तो मैच हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को रिकन्सिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेम इसी तरह से हम अपना लेजर चलाते हैं बैंक का भी अपने पास, ताकि मंथ एंड पे जब क्लोजिंग करें तो हम देखें कि हमारा जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है और हमारा मुताबिक वो बैलेंस मैच है या नहीं है। अब अमूमन वो मैच नहीं होता, और तीन वजूहात की वजह से। एक टाइमिंग डिफरेंस की वजह से, एक अनरिकॉर्डेड आइटम की वजह से, और एक एरर की वजह से। टाइमिंग डिफरेंस क्या है? टाइमिंग डिफरेंस का मतलब, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक चेक बैंक में जमा करवाया 28 तारीख को, ठीक है। अब एक चेक को क्लियर होने में मान लें 3 दिन लगते हैं, क्लियरिंग का चेक है। अब 30 तारीख को मेरी क्लोजिंग है, तो जब मैं बैंक स्टेटमेंट मंगवाऊंगा तो वो चेक बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। वजह ये कि उसको वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो ये टाइमिंग डिफरेंस की वजह से बैंक स्टेटमेंट में नहीं आया। इसी तरह से मैंने कोई सप्लायर को चेक दिया और वो अभी तक अनप्रेजेंटेड है, तो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से वो बैंक में नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, चूँकि वो बैंक में नहीं आया, आज नहीं कल आ जाएगा, तो हम बैंक में अनक्लियर्ड चेक को प्लस कर देंगे और अनप्रेजेंटेड चेक को माइनस कर देंगे। कहाँ से? बैंक से। अनक्लियर्ड को डिपॉजिट इन ट्रांजिट और डिपॉजिटेड चेक भी कहते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक को इशू चेक, आउटस्टैंडिंग, अनपेड और ड्रॉन भी कभी कभी वर्ड आ जाता है। अच्छा, अनप्रेजेंटेड हम सप्लायर को देते हैं और अनक्लियर्ड कस्टमर का चेक होता है, तो इसीलिए वो प्लस होता है और ये माइनस होता है। अब आते हैं दूसरी वजह, अनरिकॉर्डेड आइटम। वो आइटम जो बैंक में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता, जैसे बैंक ने कोई चार्जेस काट लिए। एक कस्टमर है जिसने डायरेक्ट बैंक में हमारे पैसा डिपॉजिट करवा दिया, हमें पता चला यार मंथ एंड पे, तो जब हमें पता चल गया तो हम अपने पास रिकॉर्ड करेंगे ना, जाहिर सी बात है, वो बैंक में तो रिफ्लेक्ट हो चुका है। अब रिकॉर्ड मैच कब होगा? जब हम अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। अगर कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवा लिया तो हम अपनी कैश बुक में प्लस कर लेंगे। बैंक अगर कोई चीज़ क्रेडिट करता है, जैसे कोई डिविडेंड आया बैंक में या इंटरेस्ट इनकम आई, तो ये भी प्लस हो जाएगा। कहाँ पे? कैश बुक में, क्योंकि बैंक में तो आ चुका है। अगर कोई चीज़ बैंक डेबिट करता है, जैसे बैंक ने कोई चार्जेस काटे, इंटरेस्ट डिडक्ट किया है, मार्कअप डिडक्ट किया है, तो ये हम अपनी कैश बुक से माइनस करेंगे क्योंकि इसमें पैसा जा रहा है। अब लास्ट, डिसऑनर चेक, जिस नॉन सफिशिएंट फंड या रिटर्न चेक भी। डिसऑनर चेक क्या होता है? एक कस्टमर ने चेक दिया, मैंने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कैश बुक है, ये मेरा बैंक है, ठीक है, कि मेरा बैलेंस था लाख रुपए, बैंक में भी लाख रुपए आ रहा था, ठीक है। अब कस्टमर का चेक आया 10,000 का, मैंने अपने पास रिकॉर्ड किया, मेरा बैलेंस हो गया 1,10,000। बैंक ने कुछ दिनों के बाद बताया कि वो चेक जो है वो बाउंस हो गया। अब बाउंस हो गया तो बैंक का बैलेंस तो लाख रुपए ही रहेगा ना। अब मुझे अपनी एंट्री को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसे जो मेरे पास आए नहीं है वो मैं प्लस कर चुका हूँ, क्योंकि कस्टमर का तो बाउंस हो गया चेक, तो मुझे अपने पास से माइनस करना होगा ताकि मेरा बैलेंस दोबारा लाख रुपए पे आ जाए। ये था इसका कॉन्सेप्ट। एक लास्ट कॉन्सेप्ट, ओपनिंग बैलेंस। याद रखें, ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? कैश बुक यानी कि मेरी बुक, कैश बुक का बैलेंस अगर डेबिट पड़े तो इसका मतलब मेरा एसेट है तो प्लस होगा, और अगर क्रेडिट है तो इसका मतलब मैंने बैंक से कर्ज़ा लिया हुआ है तो माइनस होगा। इसी तरह से बैंक स्टेटमेंट तो अपने हिसाब से दिखाएगा। अगर बैंक में क्रेडिट आ रहा है तो इसका मतलब बैंक की वो लायबिलिटी है और मेरा क्या है? एसेट, तो मेरे पास यानी कि मेरा प्लस है। और बैंक में डेबिट आ रहा है तो इसका मतलब वो बैंक का एसेट है लेकिन मेरी लायबिलिटी है, तो मैं इसको क्या करूँगा? माइनस में दिखाऊँगा, यानी कि उल्टा चलूँगा। बैंक डेबिट को ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। अब मैं एक सवाल करवा रहा हूँ प्रेजेंटेशन के साथ,
उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा जी, कोई भी एक ईयर निकालते हैं और उसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ, इसकी एडजस्टिंग एंट्री भी करवा दूँगा, तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलें जी, ये एक सवाल आया, थोड़ा मुश्किल सवाल है, 2017 में आया है। बैलेंस है कैश पर कैश बुक क्रेडिट दे रहा है। क्रेडिट का मतलब माइनस है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, ये पेज याद रखें, मेरा डेबिट कैश बुक का डेबिट प्लस है, क्रेडिट माइनस है, एक चीज़, यानी कि ये माइनस में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर मैं सॉल्व करवा देता हूँ, ये माइनस में। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस एंट्री नंबर 4 में दे रहा है, डेबिट में दे रहा है, किस में दे रहा है? अब बैंक का डेबिट भी माइनस है, बैंक का डेबिट भी माइनस है, तो ये भी माइनस में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर सॉल्व करवाऊँगा तो आसानी से समझ आएगा। पहले यहाँ से एंट्री देखते हैं। चेक हमने डिपॉजिट करवाया 30 अप्रैल को, कहाँ शो नहीं हुआ? बैंक में, यानी कि हमने तो डिपॉजिट करवा दिया, हमारे पास रिकॉर्ड है, कहाँ रिकॉर्ड नहीं है? बैंक में। तो जहाँ रिकॉर्ड नहीं है वहाँ रिकॉर्ड कर दो। तो इसका मतलब डिपॉजिट करवाए तो पैसे आ रहे हैं, कस्टमर का चेक है, तो प्लस होगा कहाँ पे? बैंक में। तो ये बैंक में प्लस करेंगे, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बैंक में प्लस करेंगे। डेमो डेबिट मेमो, यानी कि बैंक ने डेबिट किया, तो भाई बैंक अगर डेबिट करेगा तो तुम क्रेडिट कर दो, और बैंक क्रेडिट करेगा तो तुम डेबिट, यानी कि उल्टा चलते हैं। बैंक ने डेबिट किए 1700, क्यों भाई? NSF चेक, यानी कि डिसऑनर चेक। अब डिसऑनर चेक कहाँ से माइनस होता है? कैश बुक से, मैंने बताया ना आपको, क्योंकि हम अपनी पास एंट्री रिवर्स कर देंगे, तो भाई ये माइनस हो जाएगा कैश बुक, CB का मतलब कैश बुक। चेक डिपॉजिट करवाया बैंक में 32,600 का, जिसमें से 10,000 क्लियर्ड हो चुके, तो भाई जो क्लियर्ड हो चुके इसका मतलब वो बैंक में आ चुके। हमें क्लियर्ड नहीं, हमें अनक्लियर्ड चाहिए, यानी कि जो बैंक में नहीं आए, जिसकी वजह से डिफरेंस है। तो दोनों का डिफरेंस है 22,600, और अनक्लियर्ड चेक है, अनक्लियर्ड चेक को हम बैंक में प्लस करते हैं, क्योंकि कस्टमर का चेक है, कहाँ प्लस होगा? बैंक में। एडवाइस रिसीव ये कि कस्टमर ने पैसे डायरेक्ट बैंक में जमा करवा दिए, तो भाई बैंक में तो आ गए, हम कहाँ प्लस करेंगे? कैश बुक में। अनप्रेजेंटेड चेक, सप्लायर का चेक है, बैंक में नहीं आया, टाइमिंग डिफरेंस है, तो बैंक से माइनस हो जाएगा। अब ये एरर है, एक चेक इशू किया, अब एरर में याद रखो, इशू का मतलब होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इशू का मतलब होता है कि माइनस करना था, यानी कि पैसे दिए, और डिपॉजिट का मतलब होता है पैसे आए, डिपॉजिट का मतलब होता है पैसे आए, तो प्लस होगा, ठीक है। अब एरर है, मैंने चेक इशू किया 1200 का, लेकिन अपनी कंपनी, अच्छा जो गलती करेगा वही सही करेगा, अगर बैंक ने एरर किया तो बैंक ठीक करेगा, हमने एरर किया तो हम ठीक करेंगे। मैंने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया 12,000, अब देखो मुझे माइनस करना था 1200, मैंने अपने पास 12,000 माइनस कर दिया, तो सही भी मैं करूँगा, लेकिन अब मैं माइनस नहीं बल्कि प्लस करूँगा। कितने ज़्यादा मैंने ज़्यादा प्लस कर दिए? 10,800 मैंने ज़्यादा माइनस कर दिए, तो अब मैं 10,800 को प्लस करूँगा कहाँ पे? कैश बुक में। अब आ जाए, मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ, और साथ ही साथ मैं इसको आपकी एडजस्टिंग एंट्री भी बना देता हूँ। अब इसका सॉल्यूशन देखें, आपने कंपनी का नाम लिख दिया ऊपर, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ, जो भी महीने का होगा, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ, ठीक है। कंपनी का नाम क्या है? सरफराज एंड कंपनी, ये ऊपर आ जाएगा, और ऊपर बैंक, अच्छा सॉरी, कंपनी का नाम ऊपर आएगा, यहाँ पे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आएगा। फॉर्मेट के ऊपर तवज्जो नहीं देना, कॉन्सेप्ट पे देना, इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आएंगे। यहाँ पे आपने लिखा सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, कैश बुक और बैंक बुक, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहली एंट्री है, इसको कहते हैं अनएडजस्टेड बैलेंस। कैश बुक का कितना है? 6,300, ये माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखा, और बैंक स्टेटमेंट का चौथी नंबर एंट्री में दे रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड 4 एंट्री, क्योंकि 2 सीरियल नंबर एक साथ चला दिए, 14,600। ये भी डेबिट पर है, तो इसका मतलब माइनस है। अच्छा जी, आगे चेक हमने डिपॉजिट करवाया, ये मैंने लिख चुका, तो कहाँ पे प्लस करेंगे? बैंक में, कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, तो मैंने लिखा एड डिपॉजिट चेक, कितने का है भाई? 10,000 का, बैंक में प्लस कर दिया। डेबिट मेमो, बैंक ने डेबिट किया, तो मैं क्या करूँगा भाई? क्रेडिट। यहाँ पे लिखेंगे NSF चेक, यानी कि कस्टमर का जो चेक रिटर्न हुआ, और अकाउंट रिसीवेबल, ताकि हम एंट्री में, कस्टमर का चेक है इसलिए अकाउंट रिसीवेबल, एंट्री में रिकॉर्ड करने में आसानी हो। 1700 माइनस। इसके बाद बैंक स्टेटमेंट तो हो चुका, चेक डिपॉजिट करवाया 32,600, जिसमें से 10,000 क्लियर है, 22,600 हम कहाँ पे प्लस करेंगे? बैंक में। मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, ये प्लस होगा,
ऐड करेंगे अनक्लियर्ड चेक, और पेपर में प्रेजेंटेशन करने के लिए 32,600 में से 10,000 यहाँ पे माइनस करके दिखा देना पेंसिल से। आगे डायरेक्ट डिपॉजिट कस्टमर ने करवाया तो ऐड होगा डायरेक्ट डिपॉजिट। अच्छा, डायरेक्ट डिपॉजिट भी कस्टमर का चेक है तो हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल, कंप्लीट लिखना बेटा। इसके क्या आएगा 7,200। अनप्रेजेंटेड चेक कहाँ से माइनस होगा बेटा, बैंक से। ये याद रखें कि टाइमिंग डिफरेंस दो हैं, अनक्लियर्ड और अनप्रेजेंटेड। अगर दिमाग में बिठाना है तो सिंपल, अनक्लियर्ड बैंक में प्लस, अनप्रेजेंटेड बैंक से माइनस। बाकी तकरीबन एंट्रियाँ आपकी कैश बुक में ही आ रही होती हैं। आगे चलें। इसके बाद चेक इशू किया 1200, लेकिन हमने रिकॉर्ड 12,000 कर दिया तो एरर लेस करेंगे, ऐड करेंगे एरर बाय कैश बुक, और चेक इशू किया तो हम लिख देंगे अकाउंट पेएबल, यानी कि पे करना था, पेएबल का आपका रिकॉर्ड है। नहीं, परचेज तो फर्नीचर हमने गलत रिकॉर्ड किया तो यहाँ पे आ जाएगा फर्नीचर की परचेज़ गलत रिकॉर्ड की। कितने से 10,800। अच्छा जी, अब हम आते हैं ये प्लस, अब इसका टोटल कर लेंगे, ये मैच होना चाहिए। कैलकुलेटर 6,300 माइनस के माइनस 1,700 प्लस 7,200 प्लस 10,800, ये आ गया 10,000 माइनस 14,600 प्लस 10,000, सॉरी माइनस 14,600 प्लस 10,000 प्लस 22,600 माइनस 8,000, 10,000 मैच है। ये हमारा कहलाता है एडजस्टेड बैलेंस या एंडिंग बैलेंस कर दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब कभी कभी कहता है इसकी एंट्रियाँ भी बनाओ, यानी कि एडजस्टिंग एंट्री बनाओ। तो हम कंपनी का नाम, मैं रफ काम कर रहा हूँ, फेयर कर लेना, कंपनी का नाम जनरल लिख देंगे और एंट्रियाँ बनाएंगे एक करके। नंबर 1, सिर्फ याद रखें, देखो जो बैंक में ट्रांजैक्शन है वो तो हमारे पास रिकॉर्ड थी ना, बैंक में नहीं था। हमारे पास कौन सी रिकॉर्ड नहीं थी, जो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किए, तभी तो बैंक में आ रही थी। जैसे कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में पैसे जमा करवा दिए तो बैंक में तो आ गया, लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, तो सिर्फ कैश बुक की एडजस्टिंग एंट्री बनती है क्योंकि वो हमारे पास अनरिकॉर्डेड आइटम है। NSF चेक, इसका रेफरेंस नंबर डाल देना जो भी होगा। इसकी एंट्री माइनस हो रहा है, माइनस में बैंक क्रेडिट और प्लस में बैंक डेबिट। ये माइनस है तो बैंक क्रेडिट, और किसकी वजह से, अकाउंट रिसीवेबल की वजह से, ठीक है। इसी तरह से ये प्लस है, ये क्या है प्लस, प्लस में बैंक डेबिट और माइनस में बैंक क्रेडिट। 7,200 किसकी वजह से, अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। ये भी प्लस हो रहा है, किसकी वजह से भाई, बैंक प्लस हो रहा है तो बैंक डेबिट। हमने फर्नीचर को ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया तो फर्नीचर को हम कम कर देंगे, बस ख़त्म। सिर्फ कैश बुक की ओपनिंग बैलेंस को छोड़ के जो माइनस हो रहा है उसमें बैंक क्रेडिट और जो प्लस हो रहा है उसमें बैंक डेबिट, ये वाली एंट्री नहीं बनाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे लेजर में रिकॉर्डेड है। हमने कस्टमर को चेक दिया तो रिकॉर्ड तो किया होगा ना भाई। तो उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाजमी अपने सर्कल में शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।